नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। आज हम सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी का व्याकरण क्या है, तो व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण व्याकरण जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराए, भाषा का भली भांति ज्ञान से परिचय कराए, उसे व्याकरण कहा जाए। पहले तो इसको शाब्दिक विच्छेद क्या हुआ? व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद, इस शब्द का विच्छेद, शाब्दिक विच्छेद देखिए, बी प्लस अ प्लस करण। करण इसमें मूल शब्द है, करण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है और बी उपसर्ग है। तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद है आपका बी, आ और करण। करण मूल शब्द है और मूल शब्द में बी उपसर्ग और आ उपसर्ग दो लगाए गए हैं। उपसर्ग क्या? किसी भी मूल शब्द में जो मूल शब्द से पहले जो लगाई जाती हैं और वह मूल शब्द के भाव को बदल देती हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं, उसको व्याकरण, उसको उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द में पहले लगने पर, शब्द से पहले लगने पर उसके अर्थ में, उसके व्यापार में परिवर्तन करना ही उपसर्ग का कार्य होता है। व्याकरण का शब्द इसका अर्थ क्या है? व्याकरण का व्याकरण का अर्थ व्याकरण का अर्थ व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको सही रूप में, शुद्ध रूप में पढ़ें, वही व्याकरण का अर्थ हो। कुछ अशुद्धि पर बोलते समय, उच्चारण करते समय, लिखते समय हम शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें, शुद्ध उच्चारण करें। जब हम शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, तभी हम सामने वाला भी, क्योंकि भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है और हम जैसा ही बोलेंगे वैसा ही वो समझेगा। तो इसलिए शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्रमबद्ध रखने के लिए कहाँ संज्ञा का प्रयोग होगा, सर्वनाम का प्रयोग होगा, विशेषण का प्रयोग होगा, क्रिया का प्रयोग होगा, ये सब देखा जाता है। तो क्रमबद्ध रूप में समझना ही व्याकरण होता है। किसी भी भाषा को क्रमबद्ध रूप में उसका शुद्ध ज्ञान अर्जित करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। परिभाषाएं, व्याकरण की परिभाषाएं, काम नहीं कर रहा है। व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता है। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए, शुद्ध रूप में बोलना चाहिए, शुद्ध नहीं बोलते, इसलिए क्या करता है? व्याकरण कराता है। शुद्ध रूप में ज्ञान कराएगा, उसको व्याकरण कहेंगे। और व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान कराता है। हम जो लिख रहे हैं वो भी सही, वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए, कुछ सही रूप में, मात्राओं का प्रयोग सही होना चाहिए। ये हमें व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ये परिभाषा और है। व्याकरण
व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। ये तीन बातें व्याकरण में है कि व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता है, व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान कराता है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। एक बार रिपीट करते हैं। व्याकरण शब्द बी प्लस आ प्लस करण से बना है। बी और आ इसमें उपसर्ग है और करण इसमें मूल शब्द है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्दों से पहले लग करके उसके व्यवहार में परिवर्तन, मूल शब्द के व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। व्याकरण का अर्थ क्या है? भली भांति समझना, ठीक प्रकार से समझना। व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण की परिभाषाएं हैं कि व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराता है, व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान कराता है और व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। ये तीन बातें हमने व्याकरण के संबंध में पढ़ी। तो व्याकरण की परिभाषा, जो सम्मिलित परिभाषा है, उसको हम तीनों के लिए मिला सकते हैं। व्याकरण भाषा की व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। हमने अलग अलग परिभाषाएं लिखी, उसको हम सम्मिलित रूप में भी लिख सकते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, तथा शुद्ध प्रयोग, का ज्ञान प्राप्त कराता है, ज्ञान प्रदान करता है। अगर हम एक परिभाषा की बात करें कि व्याकरण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो व्याकरण वह ग्रंथ है, वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराता है। अब व्याकरण के अंग देखेंगे कि व्याकरण के कितने अंग हैं। जिससे कि व्याकरण बना है, तो किसी भी भाषा में व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के अंग तीन होते हैं। नंबर एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और नंबर तीन होता है वाक्य विचार। इनके सम्मिलित रूप को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिससे मिलकर के बनता है वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सके। तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, हम उसको टुकड़े नहीं कर सके, वो वर्ण कहलाएगी। जैसे आपका ये कमल है,
ये शब्द है, हम इसको तोड़ेंगे। का, आ, म, आ, ला, आ। ये इसके टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ण है। तो इसमें 6 वर्णों में टूट जाए। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, काफी और टुकड़े नहीं होंगे, तो इसलिए वर्ण किसे कहेंगे? लघुत्तम इकाई को, सबसे छोटी से छोटी इकाई के लिए वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके हैं। शब्द तो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को, ये नहीं कि कोई भी वर्ण कहीं रख दिया जाए वो शब्द बन जाएगा। जैसे ये कमलता, इसको सभी जानते हैं, एक पुष्प है। अगर हम इनके शब्दों का क्रम बदल दें, नकल कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, इसको शब्द नहीं कहा जाएगा। तो शब्द वे होंगे जिसका कोई अर्थ निकले। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, शब्दों के क्रमबद्ध समूह के लिए वाक्य कहा जाता है। कि कहाँ संज्ञा का प्रयोग होगा, कहाँ क्रिया का प्रयोग होगा, कहाँ कर्ता का प्रयोग होगा। तो ये सब जब एक क्रमबद्ध तरीके से हम कर दिया जाता है तो उसके लिए वाक्य कहा जाता है। तो किसी भी व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार को देखते हैं, सब इसको डीपली हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मैं वर्णों की वर्णमाला से परिचित आपके लिए परिचय करा रहा हूँ। सब कुछ लिखवाया जाएगा, सबके नोट्स तैयार कराए जाएंगे, देख लीजिए। वर्णमाला, वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह, जब सभी वर्णों के लिए एक व्यवस्थित समूह में, क्रमबद्ध समूह में रख दिया जाता है, उसके लिए वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से फूलों की एक माला होती है, फूलों को एक जगह इकट्ठा कर करके एक माला बना ली जाती है, धागे में बांध करके, गूंथ करके, तो वो माला बने। उसी प्रकार से वर्ण है, वर्णों को एक क्रमबद्ध समूह में क्रमबद्ध तरीके से रख करके एक माला तैयार की जाती है, तो उसके लिए हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, हिंदी की जो लिपि है, आप लोगों को मालूम होगा कि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी, हम जो हिंदी लिखते हैं उसकी लिपि देवनागरी है, और जो वर्णमाला है देवनागरी की वर्णमाला होती है। तो पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो वर्णमाला कहता है कि देवनागरी की वर्णमाला भी कह सकते हैं, वर्णमाला भी कह सकते हैं। तो वर्णमाला के, वर्णमाला में क्या है, वर्ण है पहले, वर्ण, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कितने? वर्णों के भेद होंगे 2, वर्णों के भेद होंगे 2, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद होते हैं 2, और वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी है? वर्णों की संख्या सबको मालूम होगा, 52। वर्णों की संख्या है 52, 52। तो वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, वर्णों की संख्या 52। देखिए, के बाद में हम इसको वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। वर्ण, वर्णों को जैसे वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर के वर्णमाला बनी है। और स्वर के भेद देखते हैं। स्वर क्या है? तो स्वरों की अगर संख्या पूछी जाए, स्वरों की संख्या है 11, स्वरों की संख्या है 11। और स्वरों के भेद, स्वरों के भेद
तो स्वरों के भेद 2 और 3 ऑब्लिक मान के चलिए। तो हिंदी में 2 माने जाएंगे लेकिन संस्कृत में 3 माने जाते हैं। तो कभी कभी ये दोनों हमको पता होना चाहिए। स्वरों के भेद, स्वरों की संख्या और मात्राएं। मात्राएं कितनी होती है? 10। यह हमें देखना है। तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वरों की संख्या आपकी होती है 11। कौन कौन सी होती है देख लीजिए। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये आपके 11 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या पूछी जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। भेद 3। देखिए भेद आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। कि वैसे हिंदी में 2 ही भेद माने जाते हैं स्वर के, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन कभी कभी संस्कृत वाला भेद, संस्कृत में 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। लेकिन हमें तीनों को याद रखना है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वर के भेद कितने हैं, तो 2 ही बताएंगे। अगर 2 नहीं दिया हुआ है विकल्प में तो 3 दिया हुआ है तो 3 को लगाया जाएगा। लेकिन वरीयता हम 2 को ही देंगे। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी है। लेकिन प्लुत जो है संस्कृत में इसको स्थान है, हिंदी में नहीं है। मात्राएं कितनी है? मात्राएं होती है 10। स्वर में मात्राएं 10 होती है। की मात्रा होती है, 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 री की मात्रा होती है, और ए की मात्रा, ई की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा और औ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं पूछे तो 10। तो देखिए वर्ण के भेद 2, स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या 52। वर्ण भेद खोजे स्वर और व्यंजन। तो स्वर स्वर की संख्या कितनी है? कभी संख्या और भेद में ध्यान रखना, कहीं भेद आ जाए तो भेद और संख्या में आपको ध्यान रखना है। स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 होगी, और भेद पूछेगा तो 2 या 3, और मात्रा पूछेगा तो 10 मात्रा। व्यंजन देखते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या देखो, व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? तो मूल संख्या की बात करें तो होगी आपकी 33। मूल संख्या आपकी 33 होगी। कौन से होंगे? एक नहीं, स्पर्श होंगे 25, अंतस्थ होंगे, स्पर्श अंतस्थ 4, स्पर्श 25, और ऊष्म होंगे 4। जो होगा आपका 33। तो मूल संख्या व्यंजनों की कितनी है? 33। और कुल संख्या अगर पूछा जाएगा तो 39। कुल संख्या व्यंजनों की कुल संख्या 39। 39 में कौन से? 25 तो यही आ जाएंगे आपके,
यानी स्पर्श होंगे 25 प्लस 4 ये हो गए आपके अंतस्थ हो गए और ऊष्म हो गए, और 4 होते हैं संयुक्त हो गए 4, और होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण में जो आपके डा के नीचे बिंदी होती है अड़ा कहते हैं, और ये उड़ा कहते हैं। अब देखिए आप कितने हो गए 25 यानी 33, तो यहाँ तक तो थे 33 और 4 और 2 39। कुल संख्या पूछेगा अगर व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो 39 है, और व्यंजन की मूल संख्या कितनी है तो 33 है। ये आप ध्यान रखना है। और इसके भेद कितनी है, भेद ये लिख दे रहा हूं, भेद होंगे 3, व्यंजन के भेद होंगे 3। आगे देख लेना है, अगले पेज पर कट रहा हुआ, लिखना चाहे लिख लीजिए, इसके शॉर्ट लेना चाहे ले सकते हैं। तो वर्णमाला के भेद 2 स्वर और व्यंजन, वर्णों की संख्या 52, वर्ण के भेद 2 स्वर और व्यंजन। स्वर में संख्या कितनी होती है 11 आ ई उ री ए ओ औ। भेद तो बताएंगे हिंदी में, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन कभी कभी 3 भी दिया हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में 3 भेद होते हैं, इसमें एक प्लुत भी होता है। मात्राएं होती हैं 10, आ की मात्रा नहीं होती, इसको हम छोटा करते हैं, छोटे आ की मात्रा नहीं होती। व्यंजनों के भेद पूछेंगे तो व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है 33, जिसमें स्पर्श होते हैं का से लेकर मा तक 25 होते हैं। काका गागा अंगा, चाचा जाजा या, टाटा डाडा अणा, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ, स्पर्श हो गए। अंतस्थ हो गए या रा ला हुआ, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म सा हा, ऊष्म हो गए। कुल संख्या हो गई 39। अगर कुल संख्या कहीं से पूछ लिया जाता है कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो 25 में हमारे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, उसमें हम 4 संयुक्त अक्षरों को जोड़ेंगे, छा त्रा ज्ञा और स्रा, 4 और 2 होती हैं द्विगुण व्यंजन, अड़ा और ढा, इन सबको मिला करके 39। और भेद जो व्यंजन है उसके भेद कितने हैं, व्यंजनों के भेद 3 होंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। वर्णमाला में अगर सामान्य रूप में कहें तो वर्णमाला में के भेद कितने होंगे 3 होंगे, 3 होंगे। वर्णमाला में उनके भेद 3 होंगे, देख लेते हैं। व्यंजन भेद, व्यंजन के भेद मतलब व्यंजन जो है कितने भागों में सामान्य रूप बांट गया 3 में। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सामान्य रूप में वर्णमाला में जो व्यंजन है उनको उनके 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये वर्णमाला पे चर्चा हुई कि वर्णमाला का एक छोटे से प्रारूप मैंने बताया कि किस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वर्णमाला में। अब हम अगले क्लास में इनको बारीकी से स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, वर्ण क्या है, ये सब हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नई क्लास आएंगी इसको नोट्स करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए, नोट करेंगे, इसको लिखिएगा। ठीक, धन्यवाद।